अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आई होप यू ऑल आर फाइन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो है हम अपना केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। बहुत अच्छा चैप्टर है, स्टेट ऑफ मैटर। अच्छा, इससे पहले जो है हमने चैप्टर आई थिंक जो मतलब 3 चैप्टर्स कवर कर लिए हैं इन द केमिस्ट्री। एंड अगर आपको वो चैप्टर की वीडियो नोट्स या टेस्ट वगैरह अटेम्प्ट करने हैं तो आप जाके वेबसाइट मतलब डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक दिए हुए हैं, आप वहाँ जाके देख सकते हो और वीडियो भी देख सकते हो, नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हो और जो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं वो भी आप उनको मतलब लगा के देख सकते हो कैसे आप अटैम्प्ट हो रहे हैं या नहीं। अच्छा, आज हम पढ़ रहे हैं स्टेट्स ऑफ मैटर। अच्छा, स्टेट्स ऑफ मैटर के चैप्टर को जो है मतलब पहले जो है पहले वाली बुक में एक ही कॉपी में मतलब एक ही चैप्टर में इसको कवर करते थे, बट अब इसको हमारी बुक में जो है 3 अलग अलग चैप्टर्स में दिया है। केमिस्ट्री में जो है पहले गैस, फिर लिक्विड, फिर सॉलिड। तो हम जो है इनको पहले सीक्वेंस कवर करेंगे, देन हम मूव ऑन करेंगे बायोलॉजी में और हम जो है पढ़ेंगे प्रोकैरियोट्स के बारे में। ओके, तो अभी जो है हम पढ़ रहे हैं स्टेट्स ऑफ मैटर, गैसेस। गैसेस स्टेट्स ऑफ मैटर। तो गैसेस क्या हैं आपको पता होना चाहिए, बट उससे भी पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रियल गैस एंड आइडियल गैस। आइडियल गैस क्या है और रियल गैस क्या है। फॉर एग्जांपल आप इसको इस तरह समझ सकते हो कि हमारे क्लास में जो है टीचर जो है एक आइडियल स्टूडेंट को सपोज करके पूरी क्लास में मतलब जो है आप मतलब बाकी बच्चों का अंदाज़ा लगाते हैं। फॉर एग्जांपल एक आइडियल स्टूडेंट पंक्चुअल होगा, उसका मतलब जो है मतलब नोट्स अच्छे होंगे, कंसेप्ट अच्छे होंगे, आंसरिंग करेगा, कॉन्फिडेंट रहेगा, मतलब ऑल क्वालिटीज़ ऑफ आइडियल स्टूडेंट। बट हम एक्चुअली देखें तो सारे स्टूडेंट के पास ना तो कॉन्फिडेंट होगा, कुछ के पास कॉन्फिडेंट है तो कुछ के पास मतलब अच्छे नोट्स बना रहे हैं, कुछ की राइटिंग अच्छी है। मतलब सारे स्टूडेंट्स जो है ना, हम ये नहीं कह सकते कि आइडियल है, बट सारे स्टूडेंट्स के पास कुछ ना कुछ क्वालिटी है जो आइडियली बिहेव कर रहे हैं। और जिस स्टूडेंट के पास ज़्यादा अच्छी क्वालिटी होगी ना, मतलब ज़्यादा क्वालिटीज़ होंगी आइडियल स्टूडेंट की तरह, उसे कहेंगे ये टॉपर स्टूडेंट है ना। तो रियल गेस में भी कुछ ऐसा ही है। जो गेस बहुत ज़्यादा मतलब पॉस्टुलेट्स फॉलो करती है आइडियल गेस के, वो कहते हैं भाई वो अब बहुत ज़्यादा आइडियली बिहेव कर रही है, आइडियल गेस की तरह बिहेव कर रही है, लेकिन वो है कौन सी, रियल गेस। तो आइडियल गेस कौन सी होती है, तो एक्चुअली में आइडियल गेस एग्जिस्ट नहीं करती। जैसे टीचर ने एक थ्योरी अपने ब्रेन में बनाई कि भाई इस तरह एक आइडियल स्टूडेंट होता है, इसी तरह हम हमारी केमिस्ट्री में भी जो एक थ्योरी बनाई गई है जिसको हम काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी बोलते हैं, तो कहती है आइडियल गैस इस तरह बिहेव करती है। बट अगर कुछ रियल गैस जो आइडियल की तरह बिहेव करने लग जाए उन्हें हम कहेंगे वो आइडियल है। वो क्या है, वो आइडियली बिहेव कर रही है, वो मतलब बहुत अच्छी गैसेज है। नो, आइडियल गैस की थ्योरीज क्या है पहले हम ये देख लेते हैं, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। तो स्विस मैथमेटिशियन डैनियल बर्नौली एंड मैक्सवेल बोल्ट्जमान ने जो है इस थ्योरी को एक्सटेंड किया, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। इसके पोस्टुलेट्स बहुत अहम है, लेकिन आप इसको सिर्फ आइडियल गैस के पर्सपेक्टिव से देखोगे। किसके पर्सपेक्टिव से, आइडियल गैस के, मतलब आप समझो कि ये सिर्फ आइडियल गैस के लिए बात कर रहे हैं। फिर रियल गैस के बारे में हम बात करेंगे कि भाई रियल गैस ऐसा कर सकती है। तो कुछ रियल गैस कुछ प्रॉपर्टीज मतलब कुछ पोस्टुलेट्स फॉलो कर रहे हैं, तो कुछ गैस कुछ पोस्टुलेट्स फॉलो कर रही हैं। मतलब तकरीबन ऑल गैसेज जो है ना रियल गैस होती हैं। आइडियल गैस हमने एक सिर्फ थ्योरी बनाई है, एक इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमने मॉडल बना लिया, एक तरह से हमने आइडिया बना लिया कि भाई इस तरह हो सकती है। वो आइडियल गैसेज है। नाउ फर्स्ट पॉस्टुलेट क्या है ये हम देखते हैं। फर्स्ट पॉस्टुलेट कहता है कि आइडियल गैस मतलब कोई भी गैस हो, उस गैस का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा ना, टाइनी पार्टिकल, उसको हम बोलेंगे मॉलिक्यूल। इसलिए हमने जो चैप्टर पढ़ा था चैप्टर 1, उसमें हमने मॉलिक्यूल ऑफ गैसेस लिए थे, नॉट एटम ऑफ गैसेस। नंबर ऑफ एटम ऑफ गैसेस को हमने कैलकुलेट नहीं किया था, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ गैसेस को कैलकुलेट किया था। ओके, तो मतलब मॉलिक्यूल का जो मतलब जो लार्ज नंबर ऑफ टाइनी पार्टिकल जो होता है, लार्ज नहीं बल्कि टाइनी पार्टिकल होता है, लार्ज नंबर में, लार्ज मतलब बड़ी तादाद में छोटे पार्टिकल्स जो होते हैं ना, उनको हम कहते हैं मॉलिक्यूल। अब मॉलिक्यूल अलग अलग तरह के हो सकते हैं, लाइक मोनोएटॉमिक, जैसे आपको ये दिखा, या फिर मोनोएटॉमिक की एग्जांपल भी आपको पता होना चाहिए, लाइक हीलियम, नियॉन, आर्गोन, एक्सेट्रा। बट डायटोमिक भी होते हैं, जैसे O2 N2, हाँ, क्लोरीन, Cl2। तो डायटोमिक इस तरह मिल जाएंगे आपको। और पॉली एटॉमिक भी होते हैं, लाइक मीथेन। यस, ये देख सकते हो यहाँ पे पॉली एटम्स हैं, मोर देन 2। तो ये पहला पोस्टुलेट आई होप आपको समझ में आया होगा। द सेकंड पोस्टुलेट स्टेट दैट कि गैस का वॉल्यूम जो है ना कंटेनर के वॉल्यूम से नेलिजिबल है। जैसे हमने इलेक्ट्रॉन का देखा था, इलेक्ट्रॉन के मास को हम नेलिजिबल कंसीडर करते हैं, वो मास था।
ये वॉल्यूम है। हमने क्या किया, हमने एक कंटेनर लिया, उसमें गैसेस को फिल किया, तो हमें देखा कि गैस पूरे कंटेनर में फैल गई। लेकिन जब हमने उस गैस को एक सेपरेटली उसके पार्टिकल्स को करीब करके एक अलग से जगह पे देखा, तो हमें पता चला कि इनका वॉल्यूम, मास नहीं कह रहा मैं, वॉल्यूम इतना कम है कि हम उनको कंसीडर ही नहीं करते। क्या नहीं करते? कंसीडर ही नहीं करते। हम बोलते हैं ये कोई वॉल्यूम नहीं है, क्योंकि उसके कंटेनर के वॉल्यूम से बहुत छोटा था। तो इसलिए हमने कहा इनका नेग्लिजिबल वॉल्यूम है, लेकिन मास इनका होता है। और एक्चुअली में सारी गैसेस का वॉल्यूम भी होता है। ये किसके लिए बात करा जा रहा है? ये आइडियल गैस के लिए बात करा जा रहा है। और एक और चीज़, गैस मॉलिक्यूल इन अ रैंडम मोशन में होते हैं। रैंडम मोशन, फॉर एग्जांपल आप बोलो यहाँ मूव किया, यहाँ से मूव करके कोलाइड किया, इधर गया, और जो है मतलब कोई परफेक्ट डायरेक्शन नहीं है किसी भी मोशन में। अच्छा, जो रैंडम मोशन मतलब जो करेगा मॉलिक्यूल गैस का, उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? तो ये फिजिक्स में भी हम जानते हैं कि गैस मॉलिक्यूल रैंडम मोशन में होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर इसने यहाँ से अपना इनिशियली यहाँ से मूव करना शुरू किया था, और जो है यहाँ पे टर्न किया, यहाँ टर्न किया, और जो है मतलब वापस आके इधर आ गया, मतलब इनिशियल पॉइंट से चला और इनिशियल पॉइंट पर ही आ गया, तो आप डिस्प्लेसमेंट क्या कहोगे? ज़ीरो। तो इसलिए रैंडम मोशन की हम डिस्प्लेसमेंट कंसीडर करते हैं ज़ीरो। तो अब ये रैंडम मोशन में गैस मॉलिक्यूल, इस लेकिन अब रैंडम मोशन में ऐसा नहीं है ये लड़खड़ाते हुए चलें या जिग जैग चलें, नहीं। फॉर एग्जाम्पल ये चलेंगे तो स्ट्रेट लाइन में, तो आप बोलोगे रैंडम कैसे हुआ? ये स्ट्रेट चल रहा है, यहाँ से कोलाइड करा इधर मूव हो गया, इससे इस मॉलिक्यूल से कोलाइड करा इधर मूव हो गया, मतलब डायरेक्शन कोई पता नहीं है, लेकिन चलेंगे स्ट्रेट, और स्ट्रेट में भी कोलाइड करेंगे टू द वॉल ऑफ कंटेनर, टू द अदर मॉलिक्यूल। नाउ अब जो हमें पता होना चाहिए, व्हाट इज़ मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ क्या है? फॉर एग्जांपल इस मॉलिक्यूल का इस मॉलिक्यूल से टकराने में जो बीच में डिस्टेंस अभी बचा है ना, कि बस इस डिस्टेंस को कवर करने के बाद ये आपस में कोलाइड कर जाएंगे, सक्सेसिव कोलिजन होगी, दैट्स अ मीन फ्री पाथ। ओके, ये भी आप देख सकते हो। और ये कौन सी कोलिजन की बात कर रहे हैं? सक्सेसिव कोलिजन। गैस, तो उसको हम एवरेज डिस्टेंस जो कवर्ड होगा उसको हम कहते हैं मीन फ्री पाथ। अब गैस कोलिजन जो होती है वो इलास्टिक होती है। कैसी? इलास्टिक। एक होती है इनलास्टिक। फॉर एग्जांपल अगर इनलास्टिक करेंगे तो ये इससे टकराया, तो ये टकराने के बाद इसने कुछ एनर्जी पजेस की, इसने इसको एनर्जी दी और इसने इससे एनर्जी गेन की, मतलब एनर्जी का लॉस ऑफ गेन हुआ है, लॉस और गेन हुआ है, सही ना? बट इलास्टिक कोलिजन में किसी तरह भी हिट कर ले, वॉल ऑफ कंटेनर से हिट कर ले, आपस में हिट कर ले, लेकिन एनर्जी का कोई लॉस नहीं होगा, ना कोई गेन होगा। ओके, मतलब एनर्जी का कोई इनमें चेंज नहीं होगा। लेकिन एक्चुअली में ऐसा पॉसिबल नहीं है। रियल गैस में इनलास्टिक कोलिजन भी देखते हैं हम। अब गैस जो है प्रेशर भी एक्सर्ट करती हैं एक दूसरे मॉलिक्यूल्स पे भी, टू द वॉल ऑफ कंटेनर पर भी, सही है ना? और इनमें कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन नहीं होती है। आप बोलोगे ये कैसे हुआ? कोई अट्रैक्शन एंड रिपल्जन ही नहीं है। हमने अभी चैप्टर, आई थिंक चैप्टर 3 में, आप नहीं, आपने चैप्टर 3 में नहीं पढ़ा, हम शायद इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि इनके दरमियान एक फोर्स होती है। इनके दरमियान एक फोर्स होती है, जैसे हमने डाइपोल मोमेंट में पढ़ा था। ओके, कि दो पोल के दरमियान एक फोर्स होती है, बट यहाँ पे मॉलिक्यूल के दरमियान फोर्स ही नहीं है ना? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन है ही नहीं, लेकिन ये सिर्फ आइडियल गैस के लिए होता है। अब इसकी काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी जो है आज क्लास ने ड्राइव की, पी वी इज इक्वल टू 1/3 MnC स्क्वायर, मतलब मीन स्क्वायर वेलोसिटी। हाँ ये रहा मीन स्क्वायर वेलोसिटी। अच्छा, ये अब ये बता क्या रहा है फोर्थ पोस्टुलेट के, जो काइनेटिक एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। मतलब आप एब्सोल्यूट टेम्परेचर को इंक्रीज करो, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। एब्सोल्यूट टेम्परेचर को डिक्रीज करो, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी। मतलब डायरेक्ट रिलेशन है ना। तो उसी के बेस पर इन्होंने मतलब जो ड्राइव किया, पी वी इज इक्वल टू 1/3 MnC स्क्वायर, मतलब P इज इक्वल टू प्रेशर, V इज इक्वल टू वॉल्यूम, एंड M स्टैंड फॉर मास, एंड N इज द नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसेज मॉलिक्यूल। यस, C इज अ मीन स्क्वायर वेलोसिटी, मतलब जितनी भी पॉसिबल और एवरेज, मतलब पॉसिबल वेलोसिटीज है उनका एवरेज ले लो। फॉर एग्जांपल ये एक मॉलिक्यूल है, इसकी एक अलग पॉसिबल वेलोसिटी है, इसकी एक अलग पॉसिबल वेलोसिटी है, इसकी एक अलग पॉसिबल वेलोसिटी है। ओके, तो C1 C2 एंड C3, तो इनकी अलग अलग हमने क्या किया, इन अलग अलग वेलोसिटीज का जो पॉसिबल थी इनका एवरेज ले लिया।
लाइक ये डेफिनेशन भी है, द एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल पॉसिबल वेलोसिटीज। नाउ आगे मूव ऑन करते हैं, व्हाट इज़ प्रेशर एंड इसका यूनिट क्या होगा। पहले प्रेशर को समझते हैं। नाउ व्हाट इज़ प्रेशर। प्रेशर के आपको जो फार्मूला है वही आपको समझा रहा है कि व्हाट इज़ प्रेशर। आप एक एरिया, एक पर्टिकुलर एरिया पे जो फोर्स एक्सर्ट करोगे, मतलब आपने उस पर क्या एक्सर्ट कर दिया, वो प्रेशर हो गया, लेकिन किसी एरिया का होना ज़रूरी है। ओके, इस पर जब फोर्स एक्सर्ट करोगे वो प्रेशर है। अच्छा, प्रेशर कब बढ़ेगा। फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ ये कील है, ये आपको ज़्यादा खतरनाक चुभेगी, या फॉर एग्जांपल ये पेंसिल, पेंसिल या पेन जो है ये आपको खतरनाक चुभेगा। तो आप बोलोगे कील बहुत खतरनाक है, क्यों, क्योंकि कील का एरिया बहुत कम है एज कम्पेयर टू पेंसिल की निप। है ना, पेंसिल की जो मतलब ऊपर जो नोक होगी वो इतनी खतरनाक नहीं होगी, उसका एरिया फिर भी थोड़ा ज़्यादा होगा, लेकिन कील का जो है या फिर जो सुई है उसका जो एरिया होगा वो बहुत कम होगा। तो आप एरिया कम है तो आप उस पर जितनी फोर्स लगाओगे प्रेशर ज़्यादा लगेगा, क्योंकि एरिया कम तो प्रेशर ज़्यादा, क्योंकि इन्वर्स रिलेशन है। आप देखो नीचे है, तो आप एरिया कम करोगे तो प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। अच्छा, अगर एरिया कम है तो आपको फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगी या कम। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहूँ यहाँ से फोर्स लगाओ, तो आप नहीं लगा सकते। यहाँ से फोर्स नहीं लगा सकते, यहाँ लगा सकते हो। तो एरिया अगर ज़्यादा है तो आपको फोर्स आसानी से कम लगाना पड़ेगी, लेकिन अगर एरिया कम है तो आपको फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पे भी फोर्स लगाओगे ना तो आपको यहाँ ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी एज़ कम्पेयर टू दिस। तो फॉर्मूला में ये बता रहा है कि अगर हम एक पर यूनिट एरिया पे फोर्स अप्लाई करें तो दैट्स इज इक्वल टू प्रेशर, प्रेशर अप्लाइड। ओके, अब प्रेशर का यूनिट क्या होगा, फोर्स का यूनिट है न्यूटन एंड एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ, मतलब मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसका हो गया एसआई स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम का यूनिट, ये हो गया। सही है। अब आप इसको जो है इक्व अब ये इसको आप जो है पास्कल के नाम से भी जानते हो, पीए, लेकिन पास्कल इज नेम ऑफ साइंटिस्ट, तो इसके नाम से हमने इस यूनिट को इक्वल रख दिया। हमने कहा 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 पास्कल। अब इस पास्कल को आप किस तरह डिफाइन करोगे, न्यूटन मीटर स्क्वायर, मतलब आप एक मीटर स्क्वायर के, एक स्क्वायर मीटर के एरिया पे आप कितने फोर्स लगा रहे हो। देखो, एरिया आपने एक स्क्वायर मीटर लिया, एग्जाम्पल ये सपोज कर लो मैंने एक स्क्वायर मीटर का डिस्टेंस लिया, एरिया लिया, और उस पर मैंने 1 न्यूटन की फोर्स लगाई। 1 न्यूटन पर 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर पर 1 न्यूटन फोर्स अगर आप अप्लाई करते हो तो आप 1 पास्कल का प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हो। ना व्हाट इज एटीएम। एटीएम इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब जो हमारा एटमॉस्फेयर लगाता है, हमारे एटमॉस्फेयर में मिक्सचर ऑफ गैसेज हैं। अब वो गैसेज क्या प्रेशर एक्सर्ट नहीं करती होंगी, रियली बात किया जाए तो रियली में रियल गैस प्रेशर एक्सर्ट करती हैं, और उनका प्रेशर मेजरेबल है, जो हमारी लिविंग और नॉन लिविंग पे अप्लाई एप्लीकेबल होता है। मतलब लिविंग बॉडी पे भी लगेगा, ऐसा तो नहीं है कि भाई नॉन लिविंग को जो है मतलब आज़ादी है उन पर प्रेशर नहीं लगेगा और लिविंग बॉडी पे प्रेशर लगेगा, या लिविंग पे प्रेशर नहीं लगेगा सिर्फ नॉन लिविंग पे प्रेशर लगेगा। प्रेशर हमारे ऊपर अभी भी लगा है, मतलब हमारे अर्थ के जो एटमॉस्फेयर है वो हमारे पे प्रेशर लगा रहा है। सही है ना। अब एक एटमॉस्फेयर प्रेशर जो बराबर है वो 760 टॉर्क है। आप अब बोलो कैसे, मतलब जो है हमने ये मेज़र किया कि 1 एटीएम जो है हमारे सी लेवल पे होता है प्रेशर, और वो बराबर है 760, जो बैरोमीटर और मैनोमीटर नाम के इंस्ट्रूमेंट से मेज़र किया गया है। बैरोमीटर में आप ये जो देख रहे हो ना इसको सी लेवल पे रखा है 0 सेल्सियस पे, तो हमें पता चल रहा है 760 टॉर हमारे सी लेवल पे प्रेशर होता है जो गैसेस लगाती हैं, मिक्सचर ऑफ गैसेस जो हैं वो लगाती हैं। ओके, अभी आपको कन्वर्जन आना चाहिए भाई कि 1,13,125 पास्कल जो है 1 एटीएम के बराबर है, 760 ऑफ एच जी के बराबर है, और 14.7 PSI के बराबर है। मतलब आप इनकी कन्वर्जन कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपको कहा भाई 760 टॉर है, कितना 760 टॉर आपको प्रेशर दिया है, बताओ 1 एटीएम, मतलब इसको एटीएम में कन्वर्ट करो, किस तरह करोगे आप, 760 को 760 से डिवाइड कर दोगे। आपको कहा 900 है, आप क्या करोगे 760 से डिवाइड कर दोगे ताकि एटीएम मिल जाए, 1 एटीएम के बराबर पता चल जाएगा। आपको 1000 कर दिया, 760 से डिवाइड कर दो, 1 एटीएम का प्रेशर आ जाएगा। फिर आपको कहा 2 एटीएम का प्रेशर है 760 में, बताओ आप 2 को मल्टीप्लाई कर दो 760 से, आपको टॉर में प्रेशर मिल जाएगा। इसी तरह करना होता है। ओके, नाउ एटमॉस्फेरिक प्रेशर का हमारे वेदर पे क्या इफेक्ट होता है। फॉर एग्जांपल आपका आज का डे, फॉर एग्जांपल जहाँ पे प्रेशर लो है, प्रेशर लो होगा
तो क्या होगा, क्लाउड्स को इनवाइट किया जाएगा, स्ट्रोमी वेदर होगा, स्टॉर्म्स होंगे, जिससे मतलब आप कहोगे आपका जो मतलब एनवायरनमेंट है वो डिप्रेशन में है, मतलब प्रेशर वहाँ पे कम है, डिप्रेशन, 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 सही है। तो वहाँ पे क्लाउड्स इनवाइट होंगे, जिससे प्रेसिपिटेशन, बारिश वगैरह हो सकती है, मतलब जो प्रेशर। तो अब ऐसे जो एरियाज होंगे ना जहाँ क्लाउड्स हैं डे के टाइम पे, सुबह के वक्त क्या है, क्लाउड्स हैं, तो क्या होगा, वो सुबह के वक्त ना सन की लाइट को एब्जॉर्ब कर लेंगे, और अगर वो क्लाउड्स रात तक रहे तो आपकी डे तो चलो कोल्ड होगा, कोल्ड आपको मतलब अगर क्लाउड्स है ना तो आपको डे बड़ा अच्छा लगेगा, लेकिन रात को इतनी गर्मी हो जाएगी कि हॉट हो जाएगा वेदर, क्योंकि इन्होंने पूरा डे क्या करा है, क्लाउड क्लाउड ने पूरा डे जो है एब्जॉर्ब किए यूवी रेस, हीट एब्जॉर्ब किए, जिसकी वजह से वो रात को उसको इमिट करेंगे। इसीलिए आपको पता है जो जहाँ पे फॉर एग्जांपल जो ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ पे समंदर वगैरह है, वो रात के वक्त गर्म होते हैं, क्योंकि जो समंदर होता है उसकी वाटर की स्पेसिफिक हीट बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए डे के वक्त जो है ना वो कोल्ड होते हैं, लेकिन रात का टाइम बहुत हॉट होता है। लेकिन जो ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ पे प्रेशर अभी हाई है, वार्म एयर है, काम वेदर है, बिल्कुल क्लियर, तो क्या होगा, डे तो मतलब हॉट होगा ही, लेकिन रात आपकी कोल्ड होगी, मतलब रात नाइट वार्मर नहीं होगी, नाइट कोल्डर होगी। और कोई इतना मतलब अगर प्रेशर हाई है तो उससे क्लाउड वगैरह स्ट्रॉमी वेदर नहीं रहेगा। तो यहाँ पे इसी तरह कहा गया है कि भाई अगर प्रेशर लो है तो वो डिप्रेशन मतलब सिस्टम में वही है, जिसकी वजह से क्या होगा, क्लाउड्स विंड जो इनवाइट होंगे और प्रेसिपिटेशन होगी। और जो ये जो विंड का ब्लो होगा वो कौन सी डायरेक्शन में होगा, एंटी क्लॉकवाइज में, और कब होगा, जब प्रेशर लो है, सही है। और डे टाइम मतलब जो है टेम्परेचर मॉडरेट रहेगा, मतलब सही होगा, ना गर्म है, लेकिन रात वार्मर होगी क्योंकि सोलर रेडिएशन क्लाउड ने ट्रैप कर लिया। अच्छा, इसी तरह डे में क्या होगा, हाई प्रेशर होगा, जिसकी वजह से सराउंडिंग में प्रेशर सिस्टम हाई हो जाएगा, और जो है ना हमारा मतलब एरिया ड्राई कोल्ड रहेगा रात के वक्त, ठीक है, क्योंकि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में विंड फ्लो करेगी। और इस डे के टाइम जो है काम वेदर रहेगा और थोड़ा क्लियर स्काई रहेगा। नाउ एब्सोल्यूट स्केल क्या होता है ऑन द बेसिस ऑफ चार्ल्स लॉ, बट इससे पहले हम ये देख लेते हैं व्हाट इज टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर को पढ़ने से पहले टेम्परेचर देख लेता हूँ। टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर इज अ मेजर ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस, कितना बॉडी हॉट है, कितना बॉडी कोल्ड है। एंड द व्हाट इज हीट, हीट क्या है, हीट जो है आप कहोगे इज एनर्जी, इज अ एनर्जी जो बॉडी की स्टेट को चेंज कर सकती है। फॉर एग्जांपल, अगर स्टेट नहीं कहो बल्कि बॉडी के टेम्परेचर को चेंज कर सकती है। फॉर एग्जांपल अगर बॉडी जो है मतलब कोल्ड है, तो वो कोल्ड क्यों है, क्योंकि पास इसके पास हीट क्या है, कम है। अगर इसको हम हीट दें तो ये हॉट हो जाएगा, है ना। तो हीट इज़ अ एनर्जी एंड टेम्परेचर इज़ अ स्केल, आप कह सकते हो, जिस पे हम मेज़र करते हैं क्या, बॉडी की हॉटनेस एंड कोल्डनेस। हीट तो लॉस एंड गेन होता रहता है, ओके। फॉर एग्जाम्पल आपने एक चाय का कप गर्मा गर्म बना के रख दिया, 1 घंटे बाद देखोगे चाय ठंडी हो गई, क्या हीट थी, हीट लॉस हो गई। टेम्परेचर पहले क्या था, हीट की वजह से टेम्परेचर हाई था, अब टेम्परेचर थोड़ा कम हो गया, ओके। तो ये देखो टेम्परेचर को हम सेल्सियस में भी मेज़र करते हैं, और नाइट पे भी करते हैं, और एक और उसके अलग कैल्विन, ओके। थर्ड स्केल है कैल्विन, जिसको हम एब्सोल्यूट स्केल बोलते हैं, सही है। लॉर्ड कैल्विन ने इसको डिस्कवर किया था, एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल, जिसमें हम मतलब ज़्यादातर हम टेम्परेचर जो मेज़र करते हैं वो कैल्विन में ही करते हैं। लेकिन फॉरनाइट कहाँ करते हैं, फॉरनाइट फॉर एग्जांपल डॉक्टर्स करते हैं हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेज़र करने के लिए। सेल्सियस जो है इंडस्ट्रियल लेवल पे भी मेज़र किया जाता है, ओके। और ज़्यादा कोई इतना यूज़ नहीं है। नाउ अब हम बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद जानेंगे व्हाट इज़ एब्सोल्यूट ज़ीरो, व्हाट इज़ ज़ीरो कैल्विन। एक बड़ा अच्छा फिनोमेना है, लेकिन ये सारा थ्योरी है, ओके, प्रैक्टिकली ऐसा कुछ नहीं होता। अभी हम आगे देखेंगे, बट उससे पहले हम अभी आते हैं यहाँ पे बॉयल्स लॉ। व्हाट इज़ बॉयल्स लॉ, आपने नाइन्थ में भी पढ़ा होगा। बॉयल्स लॉ ने जो है स्टेट दी थी कि भाई वॉल्यूम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। फॉर एग्जांपल ये आपको कंटेनर दिख रहा है, इस कंटेनर का अभी हमने एक वॉल्यूम लिया है, इस वॉल्यूम पे हम प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, तो इनके आपको पता है गैस पार्टिकल्स हैं, गैसेस पार्टिकल क्या होंगे, करीब आएंगे आपस में, और प्रेशर इनमें बढ़ जाएगा, ओके। तो मैं क्या, इनके अंदर ही प्रेशर बढ़ जाएगा, और इनका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब मैं यहाँ पे प्रेशर बढ़ाता हूँ तो वॉल्यूम क्या हो रहा है, कम हो रहा है। मतलब ऊपर से मैं यहाँ बाहर से एक्सटर्नल प्रेशर यहाँ पे बढ़ा रहा हूँ, तो क्या हो रहा है, वॉल्यूम ये कम हो रहा है। देखो ये प्रेशर कम था, वॉल्यूम बढ़ा हुआ था, मैंने प्रेशर बढ़ाया, वॉल्यूम कम हो गया। तो प्रेशर इज़ या वॉल्यूम इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। मतलब आप कह सकते हो प्रेशर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, या वॉल्यूम इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, बात एक ही है।
लेकिन यहाँ पे आप एक चीज़ में कंफ्यूज हो गए, टेम्परेचर को कांस्टेंट क्यों रखा है। अभी इस चीज़ को आप सिर्फ ऐसे समझो कि टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा है, लेकिन जब आप आगे जाओगे, आगे 4 स्लैब पढ़ोगे, आप समझ जाओगे टेम्परेचर को कांस्टेंट क्यों रखा था। तो स्टेट का कह रहा है कि भाई द गिवन मास ऑफ गैस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ओके। फिर हमें एक इक्वेशन मिलती है, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, मतलब इनिशियल प्रेशर वन, प्रेशर वॉल्यूम वन इज बराबर होगा प्रेशर टू वॉल्यूम टू। मतलब इसके न्यूमेरिकल्स किस तरह आएंगे, इसके न्यूमेरिकल इस तरह आएंगे, फॉर एग्जाम्पल आपको प्रेशर दे दिया, वॉल्यूम दे दिया वन का, और V2 दे दिया, बोला P2 फाइंड करो। ये तो बहुत आसान सा हो गया। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको ट्रिकी करने के लिए कन्वर्जन्स भी दे देगा। यहाँ पे प्रेशर जो है टॉर में दे देगा, सही है, और यहाँ पे आपको फिर प्रेशर किस में मेजर करना होगा, टॉर में करोगे। ये नहीं कि उसको एटीएम में कन्वर्ट कर रहे हो या फिर जो है आप उसको टॉर में करोगे। बट फॉर एग्जांपल आपको वॉल्यूम फाइंड करने को कहा और यहाँ पे प्रेशर दिया किस में, एटीएम में, और यहाँ पे दिया टॉर में, तो पहले आप इनको किसी एक में लाओगे, या तो टॉर में लेके आओ या एटीएम में लेके आओ। मतलब यूनिट दोनों के सेम होना चाहिए, मतलब यहाँ का प्रेशर का यूनिट जो होगा वो यहाँ के प्रेशर का भी होगा, यहाँ के प्रेशर, यहाँ के वॉल्यूम का जो यूनिट होगा वो वहाँ के वॉल्यूम का भी यूनिट होगा। आफ्टर बॉयल्स लॉ हम आते हैं चार्ल्स लॉ पे। यस, चार्ल्स लॉ कहता है, साइंटिस्ट, फ्रेंच साइंटिस्ट जो जैकेस चार्ल्स ने जो दिया था, उन्होंने कहा था वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इसलिए हमने यहाँ पे टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा था। अगर हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, तो अगर मैं टेम्परेचर यहाँ पे बढ़ाता तो वॉल्यूम बढ़ जाता, टेम्परेचर घटाता तो वॉल्यूम घट जाता, मतलब कम हो जाता। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे अब प्रेशर को कांस्टेंट रख दिया, क्योंकि हमें अब चार्ल्स लॉ कहता है वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अब हम ऐसे तो नहीं मानेंगे कि सिर्फ प्रोपोर्शनलिटी के साइन देख के ऐसे माने, हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। हमने क्या किया, हमने प्रेशर को यहाँ कांस्टेंट रखा। देखो प्रेशर का कांटा आपको हिलता हुआ नहीं दिखेगा यहाँ पे, सॉरी, सही है, प्रेशर का कांटा आपको यहाँ पे हिलता हुआ नहीं दिखेगा, प्रेशर कांस्टेंट है, ये देखो। हमने क्या किया, हमने नीचे इसको हीट दी, मतलब इसका टेम्परेचर बढ़ाया। टेम्परेचर बढ़ाओगे, देखो ये है दो मॉलिक्यूल, इसके अंदर फॉर एग्जांपल दो बैठे हुए मॉलिक्यूल थे, उन दोनों मॉलिक्यूल के जब टेम्परेचर बढ़ा तो आपको पता है टेम्परेचर बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, उनमें काइनेटिक एनर्जी आ गई, उनमें उनको हीट मिली, हीट एनर्जी ने उनको उनमें मोशन कर दी। अब वो मोशन कर रहे हैं, मतलब एक दूसरे से दूर दूर भाग रहे हैं, और इनके दरमियान अब डिस्टेंस और बढ़ गया होगा, और तेज़ मोशन कर रहे होंगे, है ना। तो मतलब इनमें काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, तो प्रेशर एक्सर्ट करने की वजह से ये वॉल्यूम बढ़ जाएगा इनका, क्या हो जाएगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो मतलब मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ तो क्या हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है। और अगर मैं टेम्परेचर को कम कर दूँ तो ये और करीब आ जाएंगे, मतलब इनको सर्दी लगने लग गई, अब ये करीब आ जाएंगे, और करीब आ जाएंगे, है ना। तो इसी तरह जो है हमारे को ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन दी गई चार्ल्स लॉ की। फॉर एग्जांपल अगर ये देखो, जैसा हमें पता है वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो मैंने वॉल्यूम को रखा एक्स एक्सिस पे और टेम्परेचर को रखा वाई, सॉरी, टेम्परेचर को रखा एक्स एक्सिस पे, ये एक्स एक्सिस होता है और ये वाई एक्सिस होता है, स्ट्रेट में वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली। ठीक है, तो वाई एक्सिस पे मैंने वॉल्यूम का रखा और टेम्परेचर को मैंने एक्स एक्सिस पे रखा। तो टेम्परेचर जिस तरह बढ़ता गया उसी तरह वॉल्यूम भी बढ़ता गया, क्योंकि ये क्या है, ये स्ट्रेट लाइन में हो रहा है। स्ट्रेट लाइन में क्यों है, क्योंकि दोनों का डायरेक्ट रिलेशन है, जितना टेम्परेचर बढ़ा रहे हो उतना वॉल्यूम भी बढ़ता जा रहा है कॉन्स्टेंटली। ओके। बट अगर मैं यहाँ देखूँ तो हमने ये 0 सेल्सियस से शुरू किया था। व्हाट इज़ 0 सेल्सियस, 0 सेल्सियस केल्विन के कितने बराबर होगा। तो इसको करने के लिए पहले आपको कन्वर्जन पता होना चाहिए। तो आपको ये पता होना चाहिए कि केल्विन में अगर आपको सेल्सियस में टेम्परेचर दे देना, तो आपको केल्विन में किस तरह कन्वर्ट करना है। आपको सेल्सियस की वैल्यू लिखनी है और 273 से प्लस कर देना, आपको केल्विन में वैल्यू मिल जाएगी। मैं यहाँ जीरो रखता हूँ, तो आप बताओ कितना होगा। 273 केल्विन है, ये कितना है, अब अभी ये कितना है, ये 273 केल्विन है। यहाँ देखो, ये देखो, ये 0 सेल्सियस इक्वल टू 273 केल्विन हमने कैलकुलेट किया। अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ तो टेम्परेचर बढ़ रहा है जिससे वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, बट मैं यहाँ पे इसको कम करता हूँ। मैंने क्या किया, मैंने -23 केल्विन सेल्सियस किया, और उसको माइनस किया तो 250 केल्विन आया। इसी तरह करता गया करता गया करता गया, एक सेल्सियस ऐसा आया -273, जिस पे केल्विन क्या हो गया, ज़ीरो। केल्विन ज़ीरो तो हुआ ही, लेकिन हैरानी की बात थी यहाँ पे वॉल्यूम भी ज़ीरो हो गया। देखो ये वॉल्यूम तो आ रहा था, लाइन आ रही, तो आते आते वॉल्यूम ज़ीरो हो गया। तो ऐसा हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है, तो नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हम इसलिए इसको कहते हैं एब्सोल्यूट ज़ीरो या ज़ीरो केल्विन, जहाँ पे सारी गैसेस का वॉल्यूम क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। लेकिन पहली बात तो इसके दो डिफेक्ट्स हैं, ऐसा टेम्परेचर आज तक अचीव ही नहीं किया गया। ओके,
और अगर इतना टेम्परेचर अचीव भी कर लें तो आपको पता है कि हम जब भी टेम्परेचर कम करते हैं तो गैसेस भले कितनी माइनस के टेम्परेचर पे हो, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा कि करीब हो आके वो लिक्विड बन जाएंगी, वॉल्यूम ज़ीरो नहीं होगा। लिक्विड से सॉलिड बन जाएंगी लेकिन वॉल्यूम ज़ीरो नहीं होगा। तो सिर्फ ये थ्योरेटिकली बात करने के लिए मतलब हो सकता है, लेकिन ये प्रैक्टिकली एप्लीकेबल नहीं है। देखो ना, 0 सेल्सियस 273 केल्विन, इसका माइनस में गए 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 और एक -273 सेल्सियस, -273 सेल्सियस पे हमने जब रखा तो क्या आया, 0 केल्विन। अब 0 केल्विन मतलब टेम्परेचर का स्केल ज़ीरो हुआ, लेकिन उसके साथ साथ क्या हुआ है, वॉल्यूम का स्केल भी ज़ीरो हो गया। लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि वॉल्यूम ज़ीरो हो जाए कि भाई गैस जो है गैस का टेम्परेचर, गैस पे टेम्परेचर कम करते गए और एक वक्त ऐसा है वो गैस ही गायब हो गई, ऐसा नहीं हो सकता, उसका वॉल्यूम ज़ीरो हो जाए। नाउ अब हमारे एवोगेड्रो लॉ। व्हाट इज़ एवोगेड्रो लॉ? एमिडियो एवोगेड्रो ने एक लॉ दिया, इन्होंने कहा अबाउट द नंबर ऑफ मोल्स का। इन्होंने कहा नंबर ऑफ मोल किसी भी गैस के लोगे तो उस वो जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो है, यहाँ पे चार चार मोल ऑफ गैस है तो इसका वॉल्यूम अलग होगा। और यहाँ पे जो है वो सॉरी, यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप समझ लो 10 मोल ऑफ गैस है, सही है ना, 10 मोल ऑफ गैस है। अब 10 मोल ऑफ गैस होगी तो उसका वॉल्यूम और ज़्यादा होगा, और ज़्यादा मोल होते जाएंगे तो और ज़्यादा वॉल्यूम। लेकिन हमें पता है टेम्परेचर और प्रेशर एग्जर्ट कर सकते, अफेक्ट कर सकते हैं, इसलिए हमने इनको क्या करा, कांस्टेंट रख दिया। मतलब इनको अब हम चेंज नहीं कर रहे, कांस्टेंट रख दिया। तो एवोगैड्रो लॉ कहता है अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। मतलब वो कह रहा है कि अगर हम कंडीशन सेम रखते हैं, मतलब आप टेम्परेचर भी सेम रखते हो, टेम्परेचर कितना, 0 सेल्सियस। 0 सेल्सियस एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर जो लिया गया, ओके। किसी भी एक मोल गैस के लिए है, एक मोल गैस के लिए कह रहा है ये, अगर आप एक मोल गैस के लिए टेम्परेचर 0 सेल्सियस रखते हो, मतलब आप इस तरह कहोगे भाई किसी भी गैस के लिए आप टेम्परेचर मतलब एक सिमिलर रखते हो, एक स्टैंडर्ड रखते हो, प्रेशर स्टैंडर्ड रखते हो, वॉल्यूम इक्वल रखते हो सारी गैसेस का, तो उनके नंबर ऑफ मोल क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसी तरह हमने जो है यहाँ पे कहा कि भाई एक गैस है जिसका 1 मोल ऑफ गैस हमने ली, तो हमने एक स्टैंडर्ड वैल्यू बना ली जिसको हम कहते हैं STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर। ये क्वेश्चन में आपके पास बहुत यूज़ होगा, बोलेगा STP। अब आप STP में कंफ्यूज हो जाओगे, कहाँ गया STP का, क्या क्या STP। तो STP मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर, टेम्परेचर जीरो केल्विन है या 0 सेल्सियस है या 273 केल्विन है, सही है। मतलब आपको पता है 0 सेल्सियस इक्वल टू 273 केल्विन। और प्रेशर 1 atm के बराबर, वो कितना ऑक्यूपाई करेगा, एक मोल का वॉल्यूम कितना होता है, 22.4 डेसीमीटर क्यूब मोलर वॉल्यूम। और हमने इन द चैप्टर नंबर 1 में कैलकुलेट कर लिया था कि एक मोल में 22.4 डेसीमीटर क्यूब उसका मोलर वॉल्यूम होता है, तो उसके पार्टिकल 6.0 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होते हैं, ओके। मतलब ये कह रहा है कि वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल एंड प्रेजेंट इन टेम्परेचर एंड आर केप्ट कांस्टेंट। इसी तरह हमें एक रिलेशन मिल गया, P1 V1 इज इक्वल टू, नहीं, V1/N1 इज इक्वल टू V2/N2। अच्छा, पीछे रिलेशन अपन को मिला था, नहीं यहाँ अपन को रिलेशन नहीं मिला। अच्छा, तो यहाँ भी इस तरह रिलेशन बनेगा। फॉर एग्जाम्पल थोड़ा अच्छा करके लिख देते हैं, V इज इक्वल टू के टी, सही है। तो अब हम इसको इस तरह करेंगे, V1 उस V1 उसको नीचे ले आएंगे ऑन T1, V V2 सॉरी फॉर दैट, ओके। इनको इक्वल ले लेंगे, ओके। V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2, ओके, 1 मिनट।
मतलब V1T/T1 = V2/T2, ये फार्मूला इसका है। ओके, हम आगे मूव ऑन करते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एमिडियो एवोगाड्रो। अब ये कुछ आपको न्यूमेरिकल्स दिए हैं। ओके, ये आप देखना, इनको कन्वर्ट करना सेल्सियस को केल्विन में। ओके, अब यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन जाएगा, एक सिलेंडर है जिसमें 2.2 मोल है। एसटीपी आपको कंडीशन दे दी, देखा। अब अब जब हम मतलब उस सिलेंडर में ऑक्सीजन गैस और ऐड करते हैं सिलेंडर में, तो वॉल्यूम ऑफ गैस क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। और 2 डेसीमीटर से कितना हो जाता है, 3.4 डेसीमीटर हो जाता है। मतलब कितना, मतलब हमें और हमने ऑक्सीजन के मोल ऐड किए। मतलब ये वही एवोगैड्रो लॉ पे आप इनिशियल मतलब जो आपका था प्रेशर आप वो लिखोगे, इनिशियल मोल लिखोगे, और फाइनल जो प्रेशर सॉरी फाइनल वॉल्यूम लिखोगे। इनिशियल वॉल्यूम लिखा, फाइनल वॉल्यूम लिखा और मोल लिखा, और N2 को फाइंड कर लिया, बस क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, आ गए आपके पास मोल्स। अब आपके पास ये आए टोटल N2, सही है। अब इनमें से आप 2.2 को क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, क्योंकि आपसे पूछा है सिर्फ ऑक्सीजन गैस में हमने कितने मोलिक्यूल वो मोल्स ऐड किए हैं, तो उसका पूछ रहा है, तो आप 1.54 लिख दोगे। ओके, बस इस तरह होगा। अब आइडियल गैस इक्वेशन क्या है भाई, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ हमने पढ़ा। इन सारे लॉस को मिला दिया और बनाई एक इक्वेशन जो आइडियल गैस के लिए थी, नॉट फॉर रियल गैस, सिर्फ आइडियल गैस के लिए। दैट्स अ पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। पी इज़ अ प्रेशर, ये देखो, पी इज़ अ प्रेशर, वी इज़ अ वॉल्यूम, एन इज़ अ नंबर ऑफ मोल, एन एक हमने कॉन्स्टेंट रखा है जो प्रोपोर्शनली के साइन हटाने के बाद आता है। एन इज़ अ कॉन्स्टेंट जिसकी हम वैल्यू भी ड्राइव करेंगे अभी। और टी टेम्परेचर। अब डेरिवेशन किस तरह की, फॉर एग्जाम्पल आपको पता है बॉयल्स लॉ ने कहा वी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, तो वी और पी लिख दिया। वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, वी लिखा हुआ है, टी लिख दिया डायरेक्ट में। वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल, एन लिख दिया। हमने जब ये प्रोपोर्शनलिटी हटाई तो हमें कांस्टेंट लगाना था, तो कांस्टेंट आर लगा दिया, जो एक जनरल गैस कांस्टेंट बना। सही है, जनरल गैस कांस्टेंट। पी वी इज इक्वल टू एन आर टी नाम की एक इक्वेशन हमारे पास आ गई। इस पर आगे न्यूमेरिकल बहुत आते हैं, इसमें मैं वर्कशीट भी दूंगा आफ्टर एंडिंग लेक्चर, वेबसाइट से आप जाके इसको अटेम्प्ट करना। अब ये कह रहा है 1 मोल ऑफ इक्वेशन हम किस तरह लिखेंगे। अब अगर इक्वेशन के मोल 1 है, अगर ये N1 है, तो आप 1 से किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई कर लो, क्या होगा, 1 ही होगा। तो 1 हम लिखते भी नहीं है, तो हमने क्या किया, N को हटा दिया। लेकिन अगर मोल 1 है, अगर मोल 2 है, तो आपको मोल लगाना पड़ेंगे। इसलिए इक्वेशन यही याद रखो, इक्वेशन चेंज नहीं करो। अगर आप 1 मोल लिखते हो यहाँ पे, तो N जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 को हम लिखते भी नहीं है, तो R इज इक्वल टू पी वी अपॉन टी भी आप कर सकते हो। अब R इज इक्वल टू पी वी अपॉन टी करा, सही है। अब फॉर एग्जाम्पल आपको जो है कहा भाई कि एक गैस है जिसका आर एक अलग है, एक गैस है जिसका आर अलग है, एक गैस है जिसका आर अलग है, और एक गैस है जिसका आर अलग है। 3 अलग अलग गैसेस का आर दे दिया, सही है। और इस तरह गैसेस का कितना भी आर दे दे, आप उनको इस तरह इक्वल लिखते जाओगे, और इक्वल लिख के किस तरह सॉल्व कर दोगे। जो चीज़ अननोन होगी उसको आप फाइंड करोगे, सही है। इस तरह से आप फाइंड कर सकते हो, उसको कहते हो कंपाउंड गैस इक्वेशन। इसके क्वेश्चन बहुत अच्छे बन सकते हैं, लेकिन सॉल्व करने में कंफ्यूज ना होना। ओके, ये एन का मतलब है आगे 3 लिखो, 4 लिखो, जितने आगे आप लिखना चाहो इक्वल लगाते और लिखते जाओ। कितनी भी गैस के आप जो है इक्वेशन से आप कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन ये आइडियल गैस के लिए एप्लीकेबल है। तो अगर आपको कहा जाए भी कि आइडियल गैस है, तो आप इसको कैलकुलेट करना। अब एक लाफिंग गैस हमने एग्जाम्पल लिया है, जिसने 30 सेल्सियस, 820 टॉर का प्रेशर, और 10.32 डेसीमीटर वॉल्यूम इसने कंसिस्ट किया। अब बोल रहा है इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करो, दैट विल एक्यूपाई, सही है, एट एस टी पी। सही है ना, मतलब ये कह रहा है कि लाफिंग गैस इतना इतने टेम्परेचर पे इतना प्रेशर और इतना वॉल्यूम एग्जिस्ट, मतलब उसका मतलब ऑक्यूपाई करती है। बट अगर हम उसका वॉल्यूम कैलकुलेट करना है हमें, मतलब हमें T1 दिया है, P1 दिया है, V1 दिया है, बट V2 मालूम करने का है। और आप बोलोगे T2 और P2 कहाँ से आया, है ना, P2 और T2 कहाँ से आया। तो देखो, प्रेशर 1 atm था, और 1 atm इज इक्वल टू 760 टॉर। तो हमने क्या किया, हमें पता है यहाँ पे टॉर में दिया हुआ है, तो इसको एटीएम से कन्वर्ट करने से अच्छा है हम यहाँ पे टॉर में प्रेशर ले लेते हैं। हमने यहाँ पे टॉर में प्रेशर ले लिया। और टेम्परेचर क्या है, 273 केल्विन, तो हमने यहाँ ले लिया स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। वॉल्यूम हमें फाइंड करना है, ये किस सही है ना। और जो है ये इसका वॉल्यूम 1 है, ये प्रेशर 1 है, और टेम्परेचर टेम्परेचर आपको केल्विन में करना पड़ेगा, क्योंकि हमने यहाँ भी टेम्परेचर केल्विन में लिया है। तो 30 को 273 से प्लस कर दो, और मैं आपको यही कहूँगा कि इसको सेल्सियस से करने से अच्छा है इसको केल्विन में कन्वर्ट कर लो, सही है ना।
तो इसको केल्विन में कन्वर्ट कर लिया, और अब आपने इक्वेशन लगाई और इसको बस जो कैलकुलेशन करनी है और ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ओके, ना अब हम गैस कांस्टेंट और उसका यूनिट फाइंड कर रहे हैं, मतलब आर की। पी वी इज इक्वल टू एन आर टी था। मैं क्या करता हूँ, आर को यहाँ अलग कर लेता हूँ, और पी एन मतलब पी वी तो यहीं पे ही है, एन आर टी था ना, एन और टी को मैंने उठा के यहाँ पे डिवाइड करने भेज दिया, क्योंकि वहाँ मल्टीप्लाई कर रहे थे। अब पी हमने हमने क्या किया, कंडीशन एक ऐसी लिया आइडियल गैस के लिए, 1 मोल ऑफ गैस लिया उसके लिए, आइडियल गैस के लिए, और स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर ले लिया। मतलब पी क्या लिखूंगा मैं, पी में लिखूंगा 1 atm। वी क्या लिखूंगा, स्टैंडर्ड है ये भी 22.4। ओके, मोल मैंने स्टैंडर्ड ले लिए हैं 1, और जो है टेम्परेचर 273 केल्विन। इसको जब मैं डिवीजन करता हूँ, इनकी मल्टीप्लिकेशन करता हूँ, मतलब इनको सॉल्व करता हूँ, तो 0.0821 आता है। यस, तो ये आप ये मत सोचना कि सिर्फ ये डेरिवेशन के लिए काम आएगा, अब ये आपको याद हो जाना चाहिए, मतलब ये अब रट जाना चाहिए एक तरह से, क्योंकि अब जो आगे इक्वेशन आएंगे ना, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी में प्रेशर फाइंड करो, आर याद होना चाहिए। पी वी इज इक्वल टू एन आर टी में वॉल्यूम फाइंड करो, आर याद होना चाहिए। एन फाइंड करो, आर याद होना चाहिए। टी फाइंड करो, आर याद होना चाहिए। तो इसलिए आपको अगर आर याद होगा तो आपको बाकी चीज़ें कैलकुलेट करने में मसला नहीं आएगा, वरना फिर आपको डेरिवेशन करना पड़ेगी ये दोबारा से, ठीक है ना। छोटी सी डेरिवेशन, और उससे छोटे, उससे ज़्यादा छोटे जो आर की वैल्यू है, इसको बार बार क्वेश्चन में यूज़ करोगे ना, आर की वैल्यू को बहुत अच्छी तरह याद होगी। आपकी बुक के एंड में जो है न्यूमेरिकल दिया है, मैं चैप्टर के एंड में न्यूमेरिकल दिया है, मैं चैप्टर का जो एंड है, चैप्टर 4 के एंड में उन न्यूमेरिकल्स को लगाना, वो आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगे इसमें। इसके बाद आप इसको एसआई यूनिट में लेते हो। एसआई यूनिट में आपको पता है प्रेशर को हम न्यूटन मीटर स्क्वायर में लेते हैं, तो यहाँ पे न्यूटन मीटर 1 atm बराबर होता है इतना पास्कल के लो, या न्यूटन मीटर स्क्वायर के लो, बात एक ही है, 1,13,125। या फिर आप ऐसे इनको मीटर क्यूब में, और जो वॉल्यूम जो है आप मीटर क्यूब में लेते हो, तो मीटर क्यूब में लोगे तो आप इसको डिवाइड करोगे तो 0.0224 आएगा। ओके, तो फिर इनको आप रख देना, तो उससे वैल्यू आएगी आपके पास आर की 8.31 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर मोल पर कैल्विन। बट एक चीज़ मैं आपको ये बताऊं कि इसका इतना ज़्यादा यूज़ नहीं है जितना इस आर की वैल्यू का यूज़ है। इस आर की वैल्यू को आप मतलब मोस्ट केस इसके होंगे, इसके आपको एक दो केस देखने को मिलेंगे, एक दो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, वरना इसके क्वेश्चन नहीं होते हैं, बहुत कम होते हैं। ओके, लेकिन आपको याद होना चाहिए, एमसीक्यूज में बन सकता है। अब आइडियल गैस इक्वेशन की एप्लीकेशन क्या है, मतलब आप उसको फॉर एग्जांपल आपको किस तरह से और ट्रिकी क्वेश्चन बना के दे सकता है। फॉर एग्जांपल आपको पता है मोल इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो आपसे गिवन मास पूछ लिया, आप कैसे फाइंड करोगे, तो आप क्या करो, मोल का फॉर्मूला मोल की जगह लिख दो, लिख दिया। अब ये गिवन मास है, आपको मोलर मास वो गैस का नाम दे देगा, आप उसका मोलर मास लिखोगे और बाकी चीज़ें इंक्लूड होंगी, गिवन होंगी, तो आप उसका गिवन मास भी निकाल सकते हो। इसी तरह आपको वो डेंसिटी भी दे सकता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा चेंज करना है वही फार्मूला। फॉर एग्जांपल ये फार्मूला लिखा हुआ है, आप क्या करोगे, मोलर मास को इधर ले जाओगे और प्रेशर को इधर ले आओगे, सॉरी वॉल्यूम को इधर ले आओगे, मतलब मास अपॉन वॉल्यूम। अब ये डेंसिटी बन गई, ये डी बन गया डेंसिटी, और ये डी इज इक्वल टू पी एम अपॉन आर टी, मतलब आपको डेंसिटी भी पूछ सकता है। तो ये इस तरह से ट्रिकी क्वेश्चन बना के दे सकता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कौन सा वेरिएबल को आप चेंज करके इक्वेशन बना सकते हो। नाउ ये आपको जो है डेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए दिया है भाई, यहाँ पे डेंसिटी तो टेम्परेचर दे दिया आपको 45 सेल्सियस ऑक्सीजन गैस का, आप उसको कैल्विन में कर लो, 318 कैल्विन आएगा। सिलेंडर जो है मतलब उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, 1.54, वो लिखा, आर लिखा, और जो है आप इसको सॉल्व कर दो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके। ओके, तो ये आंसर आ जाएगा। ये आपके लिए एक होमवर्क है एज ए वर्कशीट में। नाउ अब हमारे डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर। अब क्या होता है, रियल गेज जो है वो डेविएशन शो करती है। क्या डेविएशन शो करती है, अभी हम ये देखेंगे। जैसे हमने देखा कि बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ जो है जनरल गैस इक्वेशन है, और मतलब कि उससे क्या बना है, उससे जो बनी है जनरल गैस इक्वेशन बनी है, पी इज इक्वल टू एन आर टी, जो ऑल कंडीशन, मतलब अब ये आप सिर्फ आइडियल गैस के लिए एप्लीकेबल है, सही है, एग्जैक्टली आइडियल गैस फॉलो करती है। अब रियल गैस जो है ना डेविएशन शो करती है, मतलब गैसेस लॉ से, अगर आप प्रेशर हाई कर देते हो, टेम्परेचर लो कर देते हो, सही है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ पे प्रेशर हाई करता हूँ, तो आपको पता है ये पार्टिकल्स जो हैं करीब आ जाएंगे, इनमें जो है आपस में कोलिजन बढ़ जाएगी। और अगर टेम्परेचर लो करते हो तो ये जो है मतलब इनमें
आपस में जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी आएगी, तो मतलब टेम्परेचर लो करने से अट्रैक्टिव फोर्स बन रही है और गैस क्या हो रही है, लिक्विफाई हो रही हैं। और ये प्रॉपर्टी रियल गैस की है, जिसकी वजह से आइडियल बिहेवियर से डेविएट हो जाती हैं गैसेस, सही है ना, रियल गैसेस। ना ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो आपको शो कर रहा है कि भाई ये आइडियल गैसेस का मतलब जो है ये पॉइंट है, मतलब ये जो लाइन जा रही है आइडियल गैसेस के लिए। लेकिन बाकी गैसेस किस तरह से डेविएट कर रही है आप देख सकते हो। सबसे ज़्यादा CO2, फिर आपको, और सबसे ज़्यादा जो मोस्टली जो आप कहोगे ना कि गैस जो बिल्कुल आइडियली बिहेव कर रही है यहाँ पे आपको जो दिख रही है वो हीलियम है। ओके, तो ये ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन है जिसमें आपको एक इक्वेशन दे Z इज इक्वल टू पी वी अपॉन NRT, है ना। Z क्या है यहाँ पे, Z एक कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है, जो हमने अभी पीछे डेविएशन करी ना, डेविएशन क्या किया हमने, प्रेशर बढ़ा दिया, टेम्परेचर को क्या किया, टेम्परेचर लो कर दिया, जिससे गैसेस आइडियली बिहेवियर से डेविएट हो गई। सही ना, पहले ही वो आइडियल बिहेव नहीं कर रही थी, लेकिन जो थोड़ी बहुत आइडियली बिहेव कर रही थी, प्रेशर बढ़ाने से और टेम्परेचर को लो करने से आइडियली से बिल्कुल डेविएट हो गई। तो ये कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर यहाँ पे शो कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि भाई जो जेड लाइन को जितना ज़्यादा अचीव कर रहा होगा, उसके जितना करीब आ रहा होगा, उतना ही वो आइडियल गैस है। और जितना वो उससे एक्सटेंड डेविएट कर रहा होगा, वो उतनी मतलब आइडियल गैस से उतना ही मतलब का उतनी ज़्यादा आइडियल गैस नहीं है। नाउ डेविएशन का कॉज क्या है, व्हाट इज इट कॉज ऑफ डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस, तो वो आपको पता है, दैट्स इट। आप जो है प्रेशर बढ़ाओ। ओके, अगर आप फॉर एग्जांपल प्रेशर बढ़ाते हो, तो जो है वॉल्यूम ऑफ गैस जो है सिग्निफिकेंट बिल्कुल करीब आ जाएंगे मॉलिक्यूल, और जो उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ जाएगी। एक तो काइनेटिक थ्योरी की दो एक अजम्पशन आपने ये देखा था कि भाई आइडियल गैस जो है वो मतलब उनका वॉल्यूम कैसा है, बिल्कुल नेलिजिबल कंसीडर किया था। लेकिन हमने जब इनको कंप्रेस किया, तो आप देखो ना, इनको जब हमने प्रेशर लगाया, तो उनका एक वॉल्यूम सिग्निफिकेंट हमें शो हो रहा है, देखो एक वॉल्यूम शो हो रहा है। तो इससे हमें पता चलता है रियल गैसेस का एक वॉल्यूम होता है, और ये आइडियल गैसेस भले कितनी भी आइडियली बिहेव कर ले, लेकिन वॉल्यूम जो है नेलिजिबल कंसीडर नहीं कर सकते, सिग्निफिकेंट वॉल्यूम होता है। ओके, आप दैट गैसेस मॉलिक्यूल के दरमियान क्या कि भाई एक एक पोस्टुलेट यह था कि भाई गैसेस मॉलिक्यूल के पास अट्रैक्शन फोर्स नहीं होती, रिपल्जन फोर्स नहीं होती। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर हम प्रेशर लो करते हैं या टेम्परेचर हाई करते हैं, तो वो दूर दूर जाती हैं, एक डिस्टेंस पे जाती हैं, सही है। लेकिन फिर भी उनके दरमियान कुछ ना कुछ इंटरमोलिकुलर फोर्स रहती है, सही है। और करीब लेके आओगे तो उनमें वैसे भी इंटरमोलिकुलर फोर्स होती है। अब यहाँ पे ये खुद इसने लिखा है कि भाई हीलियम गैस एक ऐसी गैस है जो सबसे ज़्यादा आइडली बिहेव करती है एट रूम टेम्परेचर। वाओ, नाउ व्हाट इज वॉन्डरवॉल इक्वेशन। वॉन्डरवॉल इक्वेशन क्या है, अभी हमने जो पढ़ा, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, यस, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। ये एक ऐसी इक्वेशन है जो सिर्फ आइडियल गैस के लिए है। अब हम रियल गैस के लिए एक इक्वेशन लिखे बनाएंगे जो वंडरवॉल है, मतलब बनाएंगे नहीं, उसी में ही इसने करेक्शन की। इसने करेक्शन किस में की, इसने करेक्शन की वॉल्यूम में, इसने करेक्शन की प्रेशर में। डच साइंटिस्ट था जेड वंडरवॉल, इन्होंने जो है मतलब जो है करेक्शन की इन वॉल्यूम एंड प्रेशर। पहले वॉल्यूम करेक्शन देखते हैं ना। वॉल्यूम करेक्शन किस तरह की, इसने कहा भाई वॉल्यूम का, अब वहाँ पे वॉल्यूम एक ही सपोज कर लिया था, यहाँ पे कहा कि भाई इसने वेसल का जो वॉल्यूम है ना, उसको आप माइनस करोगे पहले तो, सही है। वेसल का वॉल्यूम को माइनस करोगे नंबर ऑफ मोल और वॉल्यूम ऑफ गैस से, क्योंकि गैस खुद भी एक वॉल्यूम रखती है। जैसा हमें पता है कि भाई बाय कंटिन्यू इंक्रीज प्रेशर द रीच मॉलिक्यूल कैंटन पर, मतलब जितना ज़्यादा कंप्रेस करोगे उनके दरमियान फोर्स क्रिएट हो जाएगी और एक डेफिनेट वॉल्यूम शो होगा। तो आप उसने कहा भाई वेसल का वॉल्यूम नहीं लो, सही ना, वेसल का वॉल्यूम नहीं लो, एक वेसल के वॉल्यूम से उस मोल ऑफ गैस का वॉल्यूम को माइनस करो, ताकि हमें उस गैस का वॉल्यूम पता चले, सही है ना। तो हमने इस तरह से एक ये मतलब आप इस तरह से आप इसको लिख सकते हो, V इज इक्वल टू, मतलब V इज़ अ फ्री वॉल्यूम, ओके, जिसको वेसल के वॉल्यूम से और माइनस कर रहे हो
नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस के वॉल्यूम से। और ये बी क्या है, ये एक कांस्टेंट भी कह सकते हो, सही है, जो हाईली कंप्रेस गैस स्टेट के लिए मतलब बनाया गया एक वॉल्यूम है, सही है। बट ये जो है डिपेंड करता है साइज ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ गैस, सही है। लेकिन एक्चुअल वॉल्यूम पे नहीं करता गैस पे, लेकिन उसके साइज पे करता है। और प्रेशर करेक्शन किस तरह की, फॉर एग्जांपल अगर ये गैस है, इस गैस पे कितनी अट्रैक्शन है, फोर्स। पहले तो कंसीडर ये कर लिया था कि भाई वो कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, लेकिन देखो यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये इसको यहाँ खींच रहा है, ये इसको यहाँ खींच रहा है, ये इसको यहाँ खींच रहा है, लेकिन यहाँ पे कोई अट्रैक्शन नहीं है। तो ये इसको हिट भी कर सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है पीछे भी चले जाए, इन्वर्ट पुल। हाँ, लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे चारों तरफ से अट्रैक्शन बैलेंस है, तो मतलब प्रेशर जो है, प्रेशर जो है मतलब इस तरह नहीं कह सकते कि भाई वो एक्सर्ट कर रहा है। तो प्रेशर जो है हम इस तरह कहेंगे कि जो हमने ऑब्जर्व प्रेशर किया है वो बराबर है आइडियल प्रेशर माइनस लेस प्रेशर। ओके, लेस प्रेशर मतलब जो उसको पीछे खींच रही है ना प्रेशर से, जो प्रेशर से उसको मतलब जो अट्रैक्शन से जो उसको पीछे खींच रहा है मॉलिक्यूल, एक तो उससे आप उसको माइनस करोगे, और उसका आइडियल प्रेशर को लिख के उससे माइनस करोगे तो आपको रियल प्रेशर मिलेगा। ओके, बट इसको हमने थोड़ा इस तरह से कन्वर्ट किया कि भाई जो ये ए मॉलिक्यूल है वो डायरेक्टली मतलब जो ए और बी मॉलिक्यूल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेस प्रेशर के, मतलब इनमें कोई अट्रैक्शन है, सही है। तो हमने ये लिखा और फिर लिख के इनके मोल्स वगैरह, तो हमें इस तरह से इक्वेशन एक मिली, इन इंसर्ट द वैल्यू हमने जब पुट की कि भाई जो हमें प्रेशर मिल रहा है ना वो प्रेशर इज इक्वल टू प्रेस मतलब लेस प्रेशर इस तरह मिल रहा है कि पी प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, मतलब लेस प्रेशर ए एन स्क्वायर वी स्क्वायर था, हमने इधर पुट किया और पी को इधर पुट किया, और पी आइडियल हमें इस तरह मिल रहा है कि पी प्लस ए एन स्क्वायर बी स्क्वायर, मतलब ए जो है आपको शो कर रहा है यहाँ पे कांस्टेंट, एन जो है नंबर ऑफ मोल एंड बी वॉल्यूम, और पी जो है वो प्रेशर है नॉर्मल जो एग्जर्ट हो रहा है। तो इससे हमें जो है आइडियल गैस का प्रेशर नहीं बल्कि हमें रियल गैस का प्रेशर मिल गया। तो एक हमने इक्वेशन बना ली, पी प्लस एन स्क्वायर पॉन वी स्क्वायर इंटू वी माइनस एन बी इज इक्वल टू एन आर टी। अगर नंबर ऑफ मोल 1 है तो एन मत लगाना, और किसी में भी एन मत लगाना, यहाँ भी एन नहीं यहाँ भी, लेकिन ये आपके पास इक्वेशन बन के आई जिसको वंडर वॉल इक्वेशन कहते हैं। और इसका यूनिट भी है दैट्स एटीएम डेसीमीटर 6 मोल इनवर्स स्क्वायर, सही है। बी यहाँ पे एक कांस्टेंट है, सही है, जिसको हम यूनिट जो लेते हैं डेसीमीटर क्यूब पर मोल में लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हो एन बी वेंडरवॉल एक कांस्टेंट है दोनों। नाउ ये अब आपको रियल गैसेस का एक्चुअली जो है मतलब यहाँ पे आपको फाइंड करके बताया इसने प्रेशर, व्हाट इज प्रेशर रहेगा यहाँ पे। इस फार्मूले की मदद से आप कैलकुलेट कर सकते हो। नाउ ये आपको एक क्वेश्चन भी दिया है लाइक व्हाट इज़, पहले आपको जो यहाँ पे कहा है कि 2 मोल ऑफ गैस ऑक्सीजन है जिसको एक वेसल में रखा गया एक टेम्परेचर पे, हमने उसका प्रेशर कितना एग्जर्ट किया वो कैलकुलेट करना है, एक आइडियली और एक नॉन आइडियली गैस बिहेवियर में। तो ये एक हमने आइडियली पी वी इक्वल टू एन आर टी से करा और फिर एक उस फार्मूले में से करा, मतलब सब चीज़ें आपको प्रोवाइडेड हैं, बस कन्वर्जन्स करनी है, फार्मूले में वैल्यू पुट करनी है और कैलकुलेशन करनी है, सिंपल। लेकिन यूनिट इंपॉर्टेंट है, यूनिट आपको देख के करना है। अब हम आ रहे हैं डाल्टन्स लॉ। डाल्टन्स लॉ क्या कहता है, इंग्लिश केमिस्ट जॉन डाल्टन ने कहा, 1 मिनट, जॉन डाल्टन ने कहा कि भाई हम ऐसी गैसेस ले रहे हैं जो नॉन रिएक्टिंग है, नॉन रिएक्टिंग मिक्सचर। कौन सा, नॉन रिएक्टिंग, मतलब आपस में रिएक्ट नहीं करेंगे, अगर रिएक्ट करेंगे तो हम उनका प्रेशर नहीं मेजर कर सकते, उनका नॉन रिएक्टिंग गैसेज हैं, उनको हम क्या करते हैं उन, उनका हम एक मिक्सचर बनाते हैं इस तरह से, और जितना भी उनका मिक्सचर होगा ना, वो नॉन रिएक्टिंग गैस एक क्लोज वेसल में मतलब उन्होंने बंद कर दी। अब वो जितना भी प्रेशर एक्सर्ट करेंगे उन सब का टोटल उनके बराबर होगा, मतलब फॉर एग्जाम्पल पी ए पी बी और पी सी अलग अलग प्रेशर एक्सर्ट कर रही हैं तो वो बराबर होगा उनके पी टोटल के, उनका अगर हम टोटल कर लें तो वो भी बराबर है। फॉर एग्जाम्पल ये 500 कर रही है या 700 कर रही है, इनको एक कंटेनर में रख के अगर देखें प्रेशर तो 1200, मतलब सिंपली टोटल प्रेशर के बराबर हो रहा है। तो प्रेशर जो एक्सर्ट हो रहा है गैस वो उसके पार्शियल प्रेशर, सही ना,
उसको हम पार्शियल प्रेशर कहते हैं। जो भी एक इंडिविजुअल गैस प्रेशर एक्सर्ट करती है उसको पार्शियल प्रेशर, मतलब इन सबके पार्शियल प्रेशर का सम इज इक्वल टू टोटल प्रेशर जो डाल्टन्स लाने का। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। आपको सिंपली ऐड करना है अगर दो गैसेस आपको दे दी जाए, लेकिन नॉन रिएक्टिंग भी होना चाहिए। अब हमने इसका फॉर एग्जांपल हमने इसको जो है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी में लिख के देखा, पी ए वी इज इक्वल टू एन ए आर टी में लिखा, पी बी इज इक्वल टू एन आर टी, ओ सॉरी एन बी आर टी अपॉन वी में लिखा। और फिर हमने जो है रिलेशन ड्राइव किया पी ए एन ए अपॉन पी टी एन टी अपॉन एन टी, सही है ना। इस तरह से डिवाइडिंग में लिख के इनको सॉल्व किया, या फिर आप इसको इस तरह भी फॉर्म में लिख सकते हो फ्रैक्शन में भी, सही है। ये फार्मूलाज हैं अबाउट मोल फ्रैक्शन। नाउ आपको क्वेश्चन किस तरह, एक इस तरह अगर डाल्टन्स लॉ का हम एप्लीकेशन देखें तो एक ऐसी एप्लीकेशन है जिसमें आपको क्वेश्चन आएगा कि भाई वाटर के ऊपर ऑक्सीजन गैस को कलेक्ट किया गया, आप बताओ क्या प्रेशर होगा। तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, सही है ना। तो टोटल प्रेशर लोगे और प्रेशर ऑफ ड्राई गैस जो भी आपने गैस यहाँ पे रखी है उसको प्लस कर दोगे, अगर आपने ऐड किया है तो प्लस कर दोगे, अगर आपने वहाँ से रिमूव किया है तो, या फिर नहीं आपने ऐड किया या फिर आपसे ड्राई गैस का प्रेशर पूछ रहा है वो, तो आप क्या करोगे माइनस कर दोगे। मतलब आपको अगर ये फॉर्मूला पता है तो आप सेकेंड वाला खुद ही लगा लोगे। क्या करना है, सिर्फ इसका पूछा है तो इसको यहाँ ले जाओ माइनस कर दो, सही है ना। दूसरी एप्लीकेशन है मेंटेनेंस ऑफ ऑक्सीजन एट अल्टीट्यूड। प्रेशर जो है हाई अल्टीट्यूड पे लो हो जाता है सी लेवल के मुकाबले में। सी लेवल पे 760 है तो ऊपर जाके कम हो जाएगा, सही है, और नीचे जब हम आएंगे तो और बढ़ जाएगा इस तरह से। मेंटेनेंस ऑफ ऑक्सीजन प्रेशर फ्रॉम सी डेप्थ डाइवर, मतलब अगर आप अल्टीट्यूड पे ऊपर जाते हो प्रेशर बढ़ता है, इसी तरह आप जितना नीचे जाओगे ना, और सॉरी प्रेशर ऊपर जाते हो तो कम होता है, तो इसी तरह आप जैसे नीचे जाओगे ना तो प्रेशर बढ़ेगा, जितना आप नीचे जाते जाओगे उतना ज़्यादा प्रेशर बढ़ता जाएगा। ओके, तो ये आपको एक क्वेश्चन दिया कि भाई गैस कलेक्टेड की गई है ओवर वाटर, ये इसका जो है मतलब वॉल्यूम है उस गैस का, ये टेम्परेचर, ये उसका प्रेशर, और जो है ओ टू, व्हाट इज़ द मास ऑफ ओ टू गैस। अब ओ टू गैस का मास पूछा है। तो आप क्या करोगे, प्रेशर को पहले तो एक स्टैंडर्ड वे में लेके आओगे जिसमें एम एम एफ एच जी में मेजर करना है, तो या पी एस आई में, सही है। बट पहले अब हम क्या करेंगे, सॉरी वो, लेकिन हमारे पास एम एम एफ एच जी में ये, तो हम इसको एम एम एफ एच जी में रखेंगे। अब आप क्या करोगे, इसको माइनस कर दोगे वेपर के प्रेशर, मतलब वेपर्स के जो प्रेशर है उससे माइनस कर दोगे एच टू ओ के प्रेशर से, और ओ टू के प्रेशर को, मतलब आपको अगर ओ टू का प्रेशर चाहिए तो टोटल को पी वी से माइनस कर दोगे सिंपली। फिर उसके बाद आप जो है मतलब पी वी इक्वल टू एन आर टी लगाओगे और उसको सॉल्व कर लोगे। तो एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे भी ऐसे दिया हुआ है। नाउ व्हाट इज ग्राम लॉ ऑफ डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन, पहले देख लेते हैं व्हाट इज डिफ्यूजन एंड व्हाट इज इफ्यूजन। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने दो कंटेनर हैं। एक कंटेनर में मैंने क्या किया, एक कंटेनर में मैंने दो पार्टीशन बनाए, दो पार्ट्स बना दिए, एक चैम्बर के दो पार्ट्स बना दिए, एक में मैंने गैस फिल कर दी। मैंने बीच में से वॉल को हटाया तो गैस दोनों जगह फैल गई, मतलब हायर कंसंट्रेशन से गैस जहाँ पे गैस नहीं थी लोअर कंसंट्रेशन में भी फैल गई, दैट्स अ डिफ्यूजन। बट मैंने क्या किया, मैंने कहा कौन इतनी मेहनत करे, दीवार कौन गिराए, मैंने बीच में पार्टीशन के एक सुराख कर दिया। अब उससे भी गैस के मॉलिक्यूल अगर उस होल से छोटे होंगे तो उसमें एस्केप करते हुए उस टाइनी होल से भी निकलते हुए आ जाएंगे, तो दैट्स अ फ्यूजन। एक छोटे से टाइनी होल से भी अगर वो निकल के दूसरे चैम्बर में जा रहे हैं हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में थ्रू अ होल, नोट अप पूरा मतलब वॉल ही हटा दी, तो एक होल से आ रहे हैं तो उसको इफ्यूजन कहते हैं। कोई टायर बर्स्ट हो जाता है उसमें सुराख हो जाता है तो वो भी क्या इफ्यूजन है। बर्स्ट मतलब फटना नहीं कह रहा मैं, मतलब उसमें पंचर हो जाता है, ओके, तो उसमें भी क्या होता है वो इफ्यूजन है। बट डिफ्यूजन क्या है, डिफ्यूजन फॉर एग्जाम्पल आप परफ्यूम अपने कमरे में रखते हो तो वो पूरे कमरे में फैल जाता है, दैट्स अ डिफ्यूजन, क्योंकि कोई होल से नहीं फैल रहा, वो पूरे कमरे में फैल गया ना सराउंडिंग में, दैट्स अ ग्रामला। तो अब उसने रेट ऑफ डिफ्यूजन के बारे में बताया। अब उसने हम बोलेंगे ये क्या बात बता रहा है कि डिफ्यूजन डिफ्यूजन, ये तो सिर्फ कंसेप्ट है। अब उसने कहा कि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी या मोलर मास, मतलब जितना ज़्यादा मास होगा उतनी आहिस्ता डिफ्यूज़ करेगी, और जितना कम मास होगा उतनी तेज़ डिफ्यूज़ करेगी क्योंकि उसकी वेलोसिटी भी तेज़ होगी। तो इसलिए उसने इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कहा। उसने कहा जितना डिफ्यूजन रेट होगा ना
उतना ही कम मास होगा, और जितना ज़्यादा मास होगा उतना कम डिफ्यूज़ करेगी। तो इसलिए इस तरह से हमने क्वेश्चन लिखी, और ये आपके पास फार्मूला आ जाता है। और ये फार्मूला इज बहुत वेरी इंपॉर्टेंट। आपको इस तरह से क्वेश्चन देगा, बोलेगा भाई मीथेन सही है और ऑक्सीजन बताओ कौन पहले डिफ्यूज़ करेगा। सिंपल सी बात है, मीथेन। क्यों? क्योंकि उसका मास कम है। ऑक्सीजन का मास ज़्यादा O2 का 32 है, मीथेन का कितना है 16 है, CH4 12 और 4 16 हो जाता है। ओके, तो इसलिए डेंसिटी लिखो या मोलर मास, मोलर मास ज़्यादा आसान रहेगा, डेंसिटी कहाँ कैलकुलेट करोगे। ओके, अब ग्राम्स लॉ की एप्लीकेशन क्या है, हम इससे जो है मतलब मोलर मासेस दो डिफरेंट गैसेस का फाइंड कर सकते हैं, या उनके इफेक्ट टॉक्सिक गैसेस के इफेक्ट्स और डिफ्यूजिंग एयर में कितना मतलब इस तरह भी मेजर कर सकते हैं। और आइसोटोप्स और बहुत तरह के आइसोटोप्स को भी हम सेपरेट कर सकते हैं ग्राम्स लॉ के यूज़ करके, उनके मासेस के बेस पे। लाइक ये देखो, मीथेन और हीलियम, कौन पहले डिफ्यूज़ करेगा, कौन ज़्यादा अच्छा डिफ्यूज़ करेगा। देखो अच्छा, आपको करना क्या है, एक चीज़ कंफ्यूज मत होना। अगर आप यहाँ पे इसका ऊपर हीलियम का डिफ्यूजन ऊपर लिखते हो ना, तो अब उसका मास आपको नीचे लिखना होगा। यस, क्योंकि हमने इन्वर्स देखा था, इन्वर्स भी देखा था, और उसके ऊपर स्क्वायर रूट भी लगाना है। तो अब यहाँ पे हीलियम का मास लिख दिया, यहाँ पे मीथेन का लिख दिया। मीथेन का 16 है, इसका 4 है। आप इनको कट कर लो, और आपको मतलब जो इनको सॉरी डिवाइड कर लो, डिवाइड करने के बाद अंडर रूट को हटा दो, और अंडर रूट को हटाने के बाद 2:1 आ रहा है, मतलब हीलियम का 1 मीथेन का 2, इस तरह से क्रॉस में देखना, हीलियम का 1 और मीथेन का 2, ये नहीं हीलियम का 2 मीथेन का 1 और खराब हो जाएगा काम। तो हीलियम जो है क्या है, वो हल्की गैस है, जल्दी डिफ्यूज करेगी। लिक्विफेक्शन ऑफ गैस, नाउ आपको ये पता होना चाहिए लिक्विफेक्शन ऑफ गैस। ओके, तो आई थिंक लेक्चर जो है थोड़ा लेंदी हो रहा है, आप भी थक गए होगे। तो ये जो आखिरी कंसेप्ट हैं ये हम जो है इन द नेक्स्ट वीडियो हम कवर करते हैं। ओके, ये फोर्थ स्टेट ऑफ प्लाज्मा एंड दिस, इसको नेक्स्ट वीडियो में आपके पास हम पढ़ेंगे। एंड द लिक्विफेक्शन ऑफ गैस थोड़ा सा अच्छी तरह पढ़ेंगे, आपको पता चलेगा कि भाई आपका जो AC है वो आपके आपके कमरे को इतना कूल अच्छा क्यों कर देता है, और आपका पंखा नहीं क्यों नहीं कूल कर पाता। तो ये आपको इसमें पता चलेगा। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। सारे न्यूमेरिकल्स लगाओ, मैंने इसी में आपको दे दिया है, वर्कशीट की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैंने तकरीबन सारे न्यूमेरिकल्स दिए हैं, और आपको होमवर्क के तौर पे भी दिए हैं। तो तकरीबन न्यूमेरिकल्स लगाओ फार्मूलाज देख के, और जो इनको आप ट्राई करते रहो, और ज़्यादातर इसमें न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस है इस चैप्टर में, सही है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अल्लाह हाफिज़।